हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हेलो जी, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हेलो बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हेलो हेलो नागेंद्र, हेलो रितेश, हेलो मोहम्मद इस्लाम, हेलो पार्वती जी, हेलो ज्योति, हेलो हेलो फिजा, हेलो अयान, आकांक्षा, अलीना, काजल, रितेश, हर्ष, ओके, एमएस, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो गंगा जी, हेलो हेलो विवेक अग्रहारी, हेलो सोलंकी साहब, हेलो शालू, हेलो मिसबा, हेलो अरशद, रेशम, माही, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सब एकदम बढ़िया है, मैं एकदम अच्छा हूं, एकदम स्वस्थ हूं। ओके, हाँ जी। अगर हम बात करें बेटा, इस संडे को टेस्ट है आपका और टेस्ट में सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने आपको केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी बताया हुआ है और केमिस्ट्री का सिलेबस है आपका, एक तो विलियन वाला चैप्टर, विलियन प्लस परमाणु की संरचना, विलियन प्लस परमाणु की संरचना, विलियन प्लस परमाणु की संरचना। हाँ जी, विलियन प्लस परमाणु की संरचना। ओके, बहुत बढ़िया। तो विलियन प्लस परमाणु की संरचना वाला आपको बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से क्लियर करना है। ये दोनों आपके संडे टेस्ट में आएंगे, संडे टेस्ट में आएंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये लगा लो, 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 बस बढ़िया। ठीक है, विलियन और परमाणु की संरचना। विलियन वाला चैप्टर आधा पहले आया था, अब इस बार आएगा। हाँ जी सर, फर्राटेदार याद हो गई पीरियोडिक टेबल, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, सोल्यूशन वाला चैप्टर पूरा आएगा बेटा, पूरा आएगा। ठीक है, ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। एनसीईआरटी पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है नहीं, अभी आपको बस केवल ना आपको नोट्स पढ़ने हैं। आप नोट्स पढ़ लो, ठीक है, और उनसे क्वेश्चंस लगाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। दिव्यांशी जी, पढ़ता हूं भाई, पढ़ता हूं। हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरा बर्थडे नहीं है आज। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी, ये चैप्टर कितने लेक्चर में कंप्लीट होएगा बेटा? अभी टाइम लगेगा इसको होने में, होने दो, भी स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे भी पढ़ना स्टार्ट किया हमने, बढ़िया बढ़िया टॉपिक अब आएंगे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो अब मुझे सबसे पहले तुम्हें कुछ चीजें बतानी है। सबसे पहले मुझे बताओ, तुम्हें क्वांटम संख्याएं समझ में आ गई बेटा? एस, तुम्हें चारों क्वांटम संख्याएं क्लियर हो गई बेटा? हाँ या ना? एन, एल, एम, एस, चारों क्वांटम संख्याएं क्लियर हो गई थी। क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारे बहुत काम आएगी, हर एक चैप्टर में थोड़ी थोड़ी काम में आएगी। क्वांटम संख्याएं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तुम्हें आना चाहिए। फिर उसके बाद आवर्त सारणी, ये तुम्हें आना चाहिए। ओके, ये आ गया तो तुम्हारा बेस मजबूत हो गया। ठीक है, ये अगर आ गया तो बेस मजबूत हो गया। आ रहा है भैया, सबका कमेंट आ रहा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आवर्तिता, प्रभावी नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव, फिर टाइम मिला तो हम परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, अब धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया टॉपिक आएंगे। ठीक है, उनको निपटाएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं बेटा। रिवीजन के लिए तो आपके पास लेक्चर है ना, उसको देख लो। कमेंट आ रहा है, सबका आ रहा है। हाँ जी, प्रियांशु, अब बताओ यहां पर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? द्वितीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं, थर्ड आवर्त में 18 तत्व होते हैं, प्रथम आवर्त में 2 अधातु है, पी ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु है। हाँ जी, ए ब्लॉक की ट्रिक पढ़ा रखी है डॉक्टर विकी। हाँ जी, ऐसा कौन सा है जो कि यहां पर आपको लगता है कि गलत है? हाँ या ना? सोचो और क्लियर करो, सोचो और क्लियर करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32।
होता था, तो तीसरे वाले में 8 आएंगे, न कि 18। हमसे क्या पूछा है? जो सत्य नहीं है, तो दूसरा वाला सत्य नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके, अब आगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा देखो ध्यान से, प्रथम आवर्त में 2 अधातु हैं, प्रथम आवर्त में 2 अधातु हैं। थोड़ा ये भी एक अपने आप में क्या है, सर आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाते बेटा, अपन बायो थोड़ी पढ़ रहे हैं मिस दीप्ति साहब, बेटा अपन बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपन केमिस्ट्री ही रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन अपन को वैसे नहीं पढ़ना है टिट्टो। ठीक है, कहां कहां पर अपने को ज्यादा चीजें ध्यान रखनी, कहां कहां पर अपने को सारी चीजें कवर करनी, वो ध्यान रखो बस। ठीक है, ओके। प्रथम आवर्त में 2 अधातु हैं, देखो हाइड्रोजन और एक हीलियम। हीलियम भी इन्होंने कंसिडर किया हुआ है एज अ अधातु, वो धातु अधातु कुछ नहीं है। ठीक है, वो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस इन्हें बोला जाता है, लेकिन अक्रिय गैसों को भी अधातुओं की कैटेगरी में ही रखा जाता है अलग से। ओके, तो यहां पर इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अनुपस्थित था? अरे पहले आवर्त में हाइड्रोजन तो है ना, इधर तो है पी ब्लॉक में तो अधातुएं आती ना बेटा। हाँ जी, कौन सा तत्व था जो अनुपस्थित था? सिंपल है, कौन सा था? टेक्नीशियम, एका बोरोन जिसे कहा था, टेक्नीशियम जिसे एका बोरोन कहा था। अगला, एक्टिनाइड श्रेणी के तुरंत बाद आने वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम होगा? एक्टिनाइड श्रेणी के तुरंत बाद आने वाला तत्व कौन सा होगा? एक्टिनाइड श्रेणी आती है बेटा थोरियम से लेकर के लोरेंशियम, 90 से लेकर के 103 तक। इसके जस्ट बाद तत्व आएगा 104 वाला, तो अननिल क्वाडियम, अननिल क्वाडियम, अननिल क्वाडियम, अननिल क्वाडियम, बोलो अननिल क्वाडियम। ठीक है, अननिल क्वाडियम, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अननिल क्वाडियम, पक्का? ठीक है, अगला, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसमें 3 ही ऑप्शन है, 1 2 3। आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप हम देखते हैं उसमें कौन सा कथन है जो असत्य है? आवर्तों की संख्या 7 है, वर्गों की संख्या 18 है, ये तो सत्य बात है। एक आवर्त में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सोचो। और थर्ड बी में वर्ग में 32 इलेक्ट्रॉन है, सोचो, 32 तत्व है, सोचो। एक बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग पर आपको जोर डलवाएगा, थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेलेगा। हाँ जी भैया, पहला वाला तो सत्य है। क्या एक आवर्त में संयोजी कोशों में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं दूसरे आवर्त में लिथियम से चलूं मैं बेटा नियोन, क्या जितने इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या उतने इसके में होते हैं? नहीं, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे एक आवर्त में। लिथियम में 2, फिर बोरोन परिवार, फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अलग अलग है ना, सबके संयोजी कोशों में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, हाँ या ना भाई? अगर मैं कार्बन के में देखूं तो 1s2, 1s2, 2s2, 2p2, इसके संयोजी कोश में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। नियोन के में 6 आ जाएंगे, स्टक पूरा हो जाएगा। अब अगला वाला देखो, थर्ड बी कौन सा वर्ग है बेटा? सिंपल है पूजा, थर्ड बी कौन सा वर्ग है? 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 3। और तीसरे में क्या तत्वों की संख्या 32 है? इसको जस्टिफाई कर सकते हो क्या? नहीं पढ़ाया? ये पढ़ाया तो है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, थर्ड बी में तत्वों की संख्या कितनी है? थर्ड बी आता है
सुजुकी यामाहा लाओ एसी, हाँ या ना? सुजुकी यामाहा लाओ एसी, क्या इसमें 32 तत्व है? 32 तत्व है क्या यार? एफ ब्लॉक का वर्ग भी थर्ड बी होता है क्या? ए ब्लॉक के तत्वों का भी वर्ग थर्ड ब्लॉक होता है क्या? थर्ड वर्ग होता है? होता है। तो 14 और 14 28 तो यहां पर ही हो गए ना, 28 तत्व तो ए ब्लॉक के। अरे 14 लेंथेनम वाले, लेंथेनम के पश्चात आने वाले 14 तत्व, फिर एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व, 14 14 28 29 30 31 32, टोटल 32 तत्व है। ये बात भी सत्य है, समझ में आया? तो यहां पर टोटल 32 सबसे बड़ा वर्ग है। तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन के साथ, सबसे बड़ा वर्ग है थर्ड बी। 32 तत्व होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से तत्वों का कौन सा समूह समान आवर्त से है? समान आवर्त से है। हां जी, समान आवर्त से है। अरे वर्ग जय शर्मा, वर्ग के बारे में। अरे यार सबसे ज्यादा वर्ग है ना इसमें 32। लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी का भी वर्ग संख्या 3 ही होता है। पढ़ाया था कल, मैंने पढ़ाया था। 4 तत्व ये और 14 ये, 14 ये, टोटल 28 तो उसमें थे। 28 और 4 ये 32। अब इसमें देखो कौन से एक ही वर्ग में आते हैं, ऐसे एक ही आवर्त में आते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, जिंदगी कैडबरी होगी, ये तो अलग अलग हो गया ना, जिंदगी कैडबरी होगी, इनका तो आवर्त ही अलग अलग हो गया। ये 4th में, ये 5th में, ये 6th में। ठीक है, फ्रांजियम, रेडियम और यूरेनियम जरा देखो, कैल्शियम जरा देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। पोटेशियम, पोटेशियम 19 नंबर पर आता है, फिर 20 नंबर पर आता है कैल्शियम, आमने सामने। फिर इसके बाद स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आता है, याद है 21 से लेकर के 30 तक। और जिंक के नीचे आता है बेटा कैडमियम, आता है कि नहीं आता? और कैडमियम से जस्ट पहले आता है एजी, ये 48 पर आता है, ये 47 पर आता है। तो यार ये दोनों तो अलग आवर्त में, ये नीचे अलग आवर्त में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या अलग अलग आवर्त में है? अलग अलग आवर्त में है, अलग अलग आवर्त में है रसगुल्ले। तो भैया ये भी गलत और ये भी गलत। अब बी पर देखो, अब बी पर देखो, अब बी पर देखो। हां जी, तो यार क्या फ्रांजियम और रेडियम, क्या फ्रांजियम और रेडियम क्या 7वें आवर्त में आते हैं? हां जी। सबसे लास्ट में आते हैं? हां जी। और यूरेनियम एक्टिनाइड श्रेणी में आता है। ठीक है, फ्रांजियम 87 पर, रेडियम 88 पर और एक्टिनियम 89 पर आता है। और उसके बाद थोरियम आता है 90, और फिर 90 से लेकर के 103 लोरेंशियम, ये जाते हैं ए ब्लॉक में। और यूरेनियम होता है 92 पर। तो ये सब इसी में आएंगे, हाँ या ना? तो यहां पर इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 2, 7वें आवर्त में। 7वें आवर्त में फ्रांजियम भी होता है, रेडियम भी होता है, एक्टिनियम भी होता है, फिर थोरियम, फिर उसके आगे थापायु, 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 था पा यू, 91 और ये 92। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? तो ये तीनों एक ही आवर्त से। अगला, इनके लिए पीरियोडिक टेबल तो याद करनी होगी, तभी तो बोल रहा हूं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल याद है ना, तो आप उसके दम पर सारे क्वेश्चन लगा लोगे, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार पीरियोडिक टेबल याद कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे इसकी नहीं मिलेगी एनसीईआरटी संपूर्ण, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले सदाक, मेहनत कर ले थोड़ा। अगला, परमाणु क्रमांक 115 वाला तत्व है। तुम्हें सब कुछ दे दो फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम, अगर नहीं पढ़ोगे तो। हाँ जी, परमाणु क्रमांक 115 वाला कहाँ आएगा?
परमाणु क्रमांक 115 वाला तत्व कहां आएगा? क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, पढ़ेंगे भी सही। पहले जो पढ़ा हुआ उसको तो रिवाइज कर ले। अब 115, अरे 115 नहीं पता तुम्हें, याद है मैंने क्या कहा था? अक्रिय गैसों को याद कर लो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन और ऑग्नेसन। ऑग्नेसन का कितना होता है? 118। एक कदम पीछे आ जाओ, टेनेंसिन 117। फिर एक कदम पीछे आ जाओ, लिवर्मोलियम 116। फिर एक कदम पीछे आ जाओ, मॉस्कोवियम 115। 18वां वर्ग, 17वां वर्ग, 16वां वर्ग, 15वां वर्ग, 15वां वर्ग, 15वां वर्ग, 15वां वर्ग, 15वां या फिर 5th ए या 5th ए और 7वां आवर्त। अगर आवर्त सारणी याद है तो तुरंत हो जाएगा, चुटकियों में चुटकियों में चुटकियों में, वरना फिर करते रहो, घिसते रहो। ठीक है, अगर आवर्त सारणी याद है तो फटाफट से हो जाएगा। आगे, हाँ जी, अभी तक 112 परमाणु क्रमांक वाले तत्व खोजे जा चुके हैं। अच्छा, परमाणु क्रमांक 108 रखने वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? बोलो। अनुराग बर्मन कर ले बेटे, विन्यास होगा। कैसे होगा? ट्राई करो। बोलो क्या होगा? ठीक है, ये वाला ट्राई करो। अब तुम्हें किसका चाहिए? 108 नंबर वाले का चाहिए। 32 राइट गए इनऑर्गेनिक में। बेटा इनऑर्गेनिक आसान होती है ना, इसलिए बोल रहा हूं। लगता है थ्योरेटिकल, लेकिन आसान होती, नंबर आ जाते हैं इसमें। अब 108 कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक भाई साहब 108 है तो रेडोन इससे पहले आने वाली एक अक्रिय गैस है। हाँ, 86 तो इसका ही हो गया। अब 86 के बाद एक सीक्वेंस देख लो। आज इसके कितने? 86 में से 108 घटा लो, कितना बच गया? 2 और 22 इलेक्ट्रॉन और भरने। 86 के बाद 22 इलेक्ट्रॉन और भरने, सीक्वेंस में आने चाहिए। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 108 वाला कहां आएगा? ध्यान से देखना, पक्का देखोगे ना अच्छे से? ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ 108 वाले का ब्लॉक कौन सा है? इसका ब्लॉक कौन सा है? पहले ये बता दो, 108 वाले का ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक। ठीक है, अरे ठीक है, डी ब्लॉक। क्योंकि एक्टिनियम से 7वां वर्ग स्टार्ट, 7वां आवर्त होता है ना बेटा पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक देखो, सुजुकी, यामाहा, लाओ, एसी, एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेकर के लोरेंशियम, 90 से लेकर के 103 ये चले गए। फिर 104 से लेकर के 112 तक ये डी ब्लॉक में जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 113 नियोनियम, 114 एफएल, फिर 115 100 ऐसे 118 तक। तो 112 तक ये सब डी ब्लॉक में आएंगे ना, 104 से लेकर के 112 वाले डी ब्लॉक में आएंगे। ठीक है क्या? डी ब्लॉक में आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये डी ब्लॉक में आएगा भाई। तो इसका मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होगा। क्या बोलती है पब्लिक? डी में जा रहा होगा, डी में जा रहा होगा, डी में जा रहा होगा। तो देखो ध्यान से, एफ तो पहले भरा हुआ है, 7वां है। तो जरा देखो ध्यान से, छठा आवर्त का एंड हुआ था रेडोन से, छठे आवर्त का एंड हुआ था रेडोन से। रेडोन और रेडोन के बाद हम नीचे गए 7वें में, तो जहां तक 7s भर चुका था।
ठीक है। 7s के बाद आपका 6d भी, इसके बाद 7s से पहले 5f भी भर चुका था, 5f भी भर चुका था। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6d में। 86 2 88 88 और 14 88 और 14 9 102 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो। 102, अच्छा 102 हो गया ना। 102 के बाद ये 88 प्लस 14 ये 102 हो गया, ठीक है। 102 के बाद 10 भरना है ना, 102, अच्छा 108 तक का लिखना है ना अपने को, तो हाँ 6 आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला हो गया। 1 नंबर का क्लियर, फर्स्ट नंबर का क्लियर, ठीक है। एस भरेगा, फिर यहां पर ये एफ है, फिर बीच में ये आएगा ना बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाला बैठ जाएगा, ये एस खाली क्यों रहेगा, एस तो भरेगा ना, बाहर से फिर अंदर वाले में जाएगा ना। अरे यार अगर समझ में नहीं आ रहा है रसगुल्लो, तो फिर आप क्या करो, देखो ऐसे करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो फिर ऐसे करो, 1s 2s 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, ऐसे बना लो, फिर 4f बना लो, फिर 5s 5p 5d, फिर 5f बना लो, फिर 6s, फिर 6p 6d बना लो, फिर 6f बना लो, फिर 7s बना लो। इनको काट लो, क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, इस रूप में चलाओ, ठीक है। फिर वैसे करो, फिर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरो, हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का क्रम होगा, आओ बताओ। देखो कक्षक दे रखे हैं उसने, 6s 4f 5d 6p, इन अलग अलग कक्षकों की ऊर्जा का क्रम क्या आएगा बेटा। 7s2 भरा हुआ था बेटा पहले में, 1 में s तो है ही नहीं। अबे नालायक देखना ये 7s क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, इनमें क्रम बताओ, क्रम बताओ। एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना इस चैप्टर को, मैं पढ़ा रहा हूं ना, पैसे यहां दे रहे हो ना तुम। n+l का नियम लगा लो, n का मान 6, s के लिए l का मान 0 6, n का मान 4, f के लिए l का मान 3 7, n का मान 5, d के लिए l का मान 2 7, n का मान 6, p के लिए l का मान 1 7। तो सबसे कम ऊर्जा 6s की रहेगी, सबसे कम ऊर्जा 6s की रहेगी। अब जरा देखो, इसका भी योग 7, इसका भी योग 7, इसका भी योग 7, तो जिसके लिए n का मान छोटा है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, n+l का नियम, n+l का नियम, n+l का नियम, ठीक है। आगे n+l का नियम, n+l का नियम। अरे मिश्रा, एस एल बराबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, पढ़ते तो हो नहीं, पढ़ने का तो ठेका लिया नहीं है ना। एल बराबर 0 तो एस, पी एल बराबर 1 हो तो पी, 2 हो तो डी, 3 हो तो एफ। अगला छठा आवर्त क्यों बोला, बोला उसने, ठीक है, उसकी इच्छा बेटा। हमें तो चारों में जो सेम ऑप्शन दे रखे ना, उनको कर लेंगे। अरे क्या बताया मैंने क्या उल्टा बताया भाई। सर आप इतना प्रश्न को सिंपल कैसे कर दे रहे हो बेटा, यही तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेहनत। ओके, हाँ जी, हो गया। कहां उल्टा बताया पाटीदार। अगला देखो, हाँ जी, प्रथम 100 तत्वों में आपके पास 100 तत्व दिए गए हैं। ओके,
उन तत्वों की संख्या कितनी है जिनके संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हैं। आपको टोटल, सर एक बार डॉक्टर साहब सीरीज बता दो प्लीज। डाउट नेट नीट खोल, प्लेलिस्ट पे जा, डॉक्टर साहब सीरीज मिल जाएगी 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। हाँ जी, टोटल 100 तत्व हैं। ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें डी में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है? अरे डी ब्लॉक की शुरुआत 31 से होती है, 21 से होती है, तो 20 तक तो कोई आता ही नहीं है ना। टोटल 80 तत्व। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक में किसी में भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। मुझे बताओ, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक ऐसा कोई है जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हो? नहीं भरे जाते। तो यार 1 से लेकर के 20 तक ऐसे तत्व हैं जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाता। उसके बाद वाले में जाता है। राम रोता रहे बेटा, फिर ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, नाम ऐसा है तेरा और काम ऐसे कर रहा है तू। ठीक है, 80 तत्व है, बाकियों में तो भरा जाएगा सब में। ओके, यहां पर टोटल 80 आ जाएगा। अगला, हाँ जी, वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 118 है। वह तत्व जिसका परमाणु, डी में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस वो पूछ रहा है वो। डी में 1 भी रहे तो भी माना जाएगा, 2 भी रहे तब भी माना जाएगा, कितने भी हो। ठीक है, बताओ 118 किस में आएगा? नोबल गैस, ऑग्नेशन। ऑग्नेशन, वेरी गुड बेटा, ऑग्नेशन, नोबल गैस बताया था मैंने आपको। अरे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, बस पढ़ो मत, है ना, पढ़ो मत। बोला था 2, 10, फिर 18, फिर यहां पर 36, फिर 54, फिर 86, फिर 118। कुछ को याद कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। 80 कैसे आया? अरे 20 तक के तत्वों में तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है ना भाई। हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम 20 तक आते हैं, इससे तो इसमें तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही तू 21 में जाएगा 3D में इलेक्ट्रॉन आएगा, 22 में भी आएगा, 24 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, सब में आएगा। तू 103 वाले में भर, तेरे पास 100 तत्व है, तो 99 वाले में भी भर, 3D में भी जाएगा। उसके भले बाइतम कोष जो भी हो रहे होंगे सब, अरे क्वेश्चन भी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी सही। ठीक है, आगे कत्ते ही मूर्ख है। हाँ जी, 7s2 NH2NP6 संयोजी कोष वाले तत्व रखे हैं, किस में रखे हैं ये? सोचो सोचो बेटे। राम तेरे को ब्लॉक कर दूंगा बार बार, ये रोने वाली मुझे डालेगा तो। कोई बात नहीं अनुराग बेटा, आप घर पे इनको दोबारा से ट्राई करना, ठीक है। NH2NP6 क्या ये अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस का विन्यास अक्रिय गैस है, 18वें वर्ग में या शून्य समूह में रखी गई है। हाँ जी, हाँ जी, तो 18वां वर्ग या 0 वर्ग। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आगे आवर्त है। ओके, फर्स्ट से लेकर के 7वें आवर्त तक, बिल्कुल पहले से लेकर के 7वें आवर्त में ये होता है। ठीक है, पहले हीलियम के पहले हीलियम आ जाता है, पहले आवर्त में हीलियम, दूसरे आवर्त में नियोन, तीसरे आवर्त में आर्गन। पढ़ेंगे नहीं हम तो, मैंने बोला था कल 5 बार लिख लेना। नहीं नहीं सर आप तो आगे बढ़ाओ ना, सर आप क्यों लिखा रहे हो, सर आप तो समय बर्बाद कर रहे हो। ए लो, निपट गई सरकार। सच समझ नहीं आ रहा है अब। ये लो, ये सारे के सारे अक्रिय गैसें हैं, हाँ या ना? सोचो जी सोचो, सोचो जी सोचो। किनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है? सर काहे लिखा रहे हो तेज तेज, सब काहे धीरे धीरे लिखा रहे हो? बस पीरियोडिक टेबल टाइम वेस्ट करा रहे हो। लिखा था सर, टाइम वेस्ट करवा रहे हो आप तो।
सर आपको तो सिलेबस कराने की पड़ी है, पीरियोडिक टेबल याद है तो सब सिंपल है। सोचो सोचो, अभी मैंने आंसर नहीं बताया, आंसर तुम बताओगे। क्या इसका आंसर 1 होगा, क्या इसका आंसर 2 होगा, क्या इसका आंसर 3 होगा, या सभी सही है? बोलो जरा, देखो ध्यान से। हीलियम के अंदर सिर्फ बेटा 1s2 होता है, हीलियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1s2 होता है, हीलियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1s2 होता है। उसके अंदर तो पी कक्षक होता ही नहीं है ना। हीलियम तो 2 नंबर पर आता है सर, हीलियम 2 नंबर पर आता है, 1s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, पी क्या करेगा? तो मतलब पहले वाले आवर्त तो नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो गलत है। हाँ जी, ओके, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, ऑप्शन के हिसाब से चले भाई। ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कंसिडर नहीं किया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रेडियो एक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन रेडियो एक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन रेडियो एक्टिव है, उसको कंसिडर नहीं किया। तो भैया 2 से लेकर के 6 तक, रेडोन तक तो हम जानते हैं ना, उनमें सब में NH2NP6 का विन्यास होता है। पी कक्षक तो यहां पे आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होएगा हाय 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 सर डी ले -1। ठीक है बेटे, पेपर में ऐसे कंफ्यूज होगे। इनऑर्गेनिक की खासियत ये है कि ये इसके क्वेश्चन आराम से बनेंगे और गलतियां भी ज्यादा होगी। ऑल है सर, नहीं है ऑल, कहां है ऑल है? यहां पे पहले वाले में कहां से आएगा भाई? ठीक, अगला ये वाला क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे, प्रतिनिधि तत्व भी पढ़ा नहीं, ये वाला भी आगे पढ़ेंगे। ये वाला करो, ये वाला करो। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 तत्व समान आवर्त और समान वर्ग में आते हैं, जिनका आवर्त भी समान हो, वर्ग भी समान हो? हार्ड लग रहा है? कहां हार्ड है बेटा, एक चीज याद कर ले, बस मैं तेरे को बोल रहा हूं, एक गोली खा ले पीरियोडिक टेबल की, एक पैरासीटामोल खा, एक पीरियोडिक टेबल याद कर, बस सब आसान है। एक पीरियोडिक टेबल खा, सब आसान है। हाँ जी, देखो ध्यान से, 2 तत्व जिनका आवर्त भी समान हो और दो तत्व जो समान आवर्त, अरे भैया क्या बात कर रहा है, समान आवर्त तथा वर्ग में उपस्थित हो, समान आवर्त तथा वर्ग में उपस्थित हो। सोचते हैं, जेड बराबर 23 किसका होता है? साइंस टीचर विनीता, वेनेडियम, वेनेडियम। ठीक है, 31 जिंक, 30 के बाद आता है गैलियम 31 वाला गैलियम। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ जी। और जेड बराबर 65 कहां चला गया? ये 65 वाला कहां गया? 57 से लेकर के 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक किस में जाते हैं? 58 से लेकर 71 किस में जाते हैं? बोलो, ए ब्लॉक में। जेड बराबर 65, ठीक है, और जेड बराबर 66। यह दोनों ए ब्लॉक में गए? अरे ए ब्लॉक का तो वर्ग थर्ड होता है, थर्ड बी होता है, और ये लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं, तो सबका क्या होगा? छठा आवर्त होगा। क्या इन दोनों के लिए वर्ग भी समान और आवर्त भी समान? हाँ, जग घूमया। हाँ या ना? और ये चीज बाकियों के लिए हो ही नहीं सकती। मैं तभी सोचूं यार क्वेश्चन वाला ऐसे बोल, अभी आपके सामने किया मैंने, लगा के नहीं लाया बेटा, बिल्कुल बोल रहा हूं। ठीक है,
यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ये क्वेश्चन पहले ट्राई नहीं किया, अभी अभी देखा और मेरे को सोचा समान आवर्त और समान वर्ग कैसे पॉसिबल है, लेकिन इनके लिए पॉसिबल है। सारे एफ ब्लॉक के तत्व तीसरे में ही आते हैं और उनका आवर्त लेंथेनाइड श्रेणी ना, लेंथेनाइड श्रेणी वाला खट। ओके, वेरी गुड। हाँ वही तो हो गया। हाँ जी, अब खत्म 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 खत्म। अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन, परायूरेनिक तत्व क्या होता है, कहा था परायूरेनिक तत्व, ये हम पढ़ेंगे अभी, और फिर ये प्रतिनिधि तत्व क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ी नॉलेज तो हमने गेन कर ली, और अगर अब भी नहीं आ रहा है आपको, इसका मतलब आपने धोखा दिया है। ठीक है, सोनम गुप्ता तो बेवफा थी, लेकिन आप भी बेवफा निकले, आपने भी नहीं पढ़ाई करी। मैंने बोला था 5 बार कम से कम लिख लिख करके आवर्त सारणी को याद कर लेना। आवर्त सारणी याद है, ये सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है, क्वांटम संख्याएं क्लियर है, और ये चीजें क्लियर है, तो आपको बिल्कुल भी रत्ती भर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो भाइयों लास्ट लेक्चर में हमने आवर्त सारणी याद करना सीख लिया था, उसके बारे में जान लिया था। आगे हम आवर्तिता पे आएंगे, उससे पहले एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है बोहर का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लो, बोहर का वर्गीकरण। बोहर का वर्गीकरण। बोहर ने भी अपनी तरफ से कुछ छोटी छोटी चीजें क्लियर करने की कोशिश करवाई। बोहर ने कुछ छोटी छोटी चीजें हमें बताई। पहली बात, सबसे पहले अक्रिय गैसें ना, पहली बात प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व, इसने एक नए तत्व बनाए जिसका नाम लिखा इसने प्रतिनिधि तत्व। लिखो साथ के साथ, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? कुछ नहीं होता, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों को, बाकियों को नहीं, न सिर्फ एस ब्लॉक के तत्वों को, न सिर्फ पी ब्लॉक के तत्वों को, न डी ब्लॉक के, न एफ ब्लॉक के, एस और पी ब्लॉक के, एस भी हो पी भी हो, उनको ज्वाइंट कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? पी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। तत्व कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न सिर्फ न्यूट्रॉन न सिर्फ प्रोटॉन, दोनों को कंबाइन फॉर्म में न्यूक्लियन कहा जाता है। सेम वैसे ही प्रतिनिधि तत्व किसे कहेंगे? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन प्रतिनिधि तत्वों का समूह है? निम्न में से कौन प्रतिनिधि तत्वों का समूह है? पहला सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम, थेलियम। दूसरा साइंस, स्कैंडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सोडियम। अगला सीजियम, बेरियम। ठीक है, इधर से सिलिकॉन और सल्फर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीई, एमई, जीडी, और यहां पर आ जाएगा आपका यूरेनियम। हाँ जी, तो अब आपको देखना है कि कौन से प्रतिनिधि तत्वों के समूह है।
तो क्वेश्चन में परिभाषा चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि एस और पी ब्लॉक के तत्वों को ही बोलेंगे। सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये तो पूरे ही पी ब्लॉक के आते हैं। गाजर, इनथेला और ये सिलिकॉन, ठीक है। इसके इंडियम डी ब्लॉक में आ गया, वैसे ही मना कर देंगे। सीने पर नदियां डी एफ ब्लॉक में, यूरेनियम एफ ब्लॉक में आता है, सीजियम एस ब्लॉक में आता है, बेरियम एस ब्लॉक में आता है, सिलिकॉन पी ब्लॉक में आता है, सल्फर पी ब्लॉक में आता है। ये बन गया। बोलो बोलो कौन है वो? थर्ड ऑप्शन है। चमका? अरे चमका? ओके। अब जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन, अब एक लेवल इन्होंने बड़ा कैसे दे दिया। निम्न में से कौन से समूह के तत्व केवल प्रतिनिधि तत्व हैं? अब परमाणु क्रमांक दे दिया। तो आवर्त सारणी जिसको याद है उसके बल्ले बल्ले, वरना तो छोड़ दो, तुम्हें तो आता ही नहीं है। हाँ जी, प्रतिनिधि तत्वों के बारे में अगर हम बात करें तो भैया पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 55। अब 55 वाला कौन सा है? अक्रिय गैसें, इसीलिए बोलता हूं पहले वाले और अक्रिय गैसें वाले याद हो, ताकि बीच वालों को अपन निकाल लें। देखो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ये तो ध्यान रखा करो भाई। इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, 37 होता है, इसका होता है 55 और इसका होता है 87। अक्रिय गैसों की मैंने बताई दी। 55 सीजियम 55 नंबर पर आ गया सीजियम। 12 नंबर पर मैग्नीशियम, 12 नंबर पर मैग्नीशियम। 18 नंबर पर आर्गन और 53वां 55। अब देखो अक्रिय गैस, अब देखो तुम्हारे अक्रिय गैस काम आएगी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। तो 2, 10, 18, 36, 54 और 86। हाँ जी, 53, जिनोन 54 से जस्ट पहले 53। कोई भी तत्व हो, पता नहीं है हमें, पता नहीं हो तत्व कौन है, लेकिन 53 के जस्ट पहले आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। तो क्या ये चारों के चारों तत्व ऐसे हैं जो एस और पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? तो बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक, ओके, ये हो गया। अब बाकियों को देख लो, क्योंकि हमें तो गोला भरना है वहां पे, हमें कौन सी वहां एक्सप्लेनेशन देनी है। 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, आता है कि नहीं आता है। 33 नंबर पर कौन आता है? कौन आता है? 31 पे कौन आता है? जिनके बाद गैलियम, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक। 33 नंबर पर आता है। 54 नंबर पर जिनोन आता है। 83 रेडोन, 86 है। कोई भी आता हो पी ब्लॉक में ही जाएगा। ये सारे के सारे पी ब्लॉक में, हमको इनसे कोई मतलब नहीं, एस ब्लॉक का भी होना चाहिए था इसमें। ठीक है, ओके, ये कट गया। 3 नंबर पर लिथियम आता है। 33 नंबर पर आर्सेनिक आता है। 53 नंबर, 53वां कहां चला गया ये? अब सोचो 53 कहां गया होगा। 54 नंबर पर, उसके जस्ट पहले 53 पर 87। अच्छा, तीन नंबर वाला, फिर ये आर्सेनिक वाला, फिर ये आयोडीन हो गया, और ये 87 फ्रांजियम हो गया। 87 फ्रांजियम हो गया। ओके 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 ओके, एक मिस्टेक कर दी बेटा अपन ने। मिस्टेक यहां नहीं करी, यहां प्रतिनिधि तत्व, इसको दोबारा सुन लो। एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ठीक है, याद करो मैंने यहां लिखते लिखते एक अक्षर मिटा दिया था कि यार अभी ये नहीं, ये लिखते अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें
मैं लिख रहा था यहां पर अक्रिय गैसें, वो तो अलग कैटेगरी आ जाएगी, अक्रिय गैसों की अलग कैटेगरी आ जाएगी। तो एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ठीक है, यहां कोष्टक में लिख लो पी ब्लॉक की अक्रिय गैसों को छोड़कर, पी ब्लॉक की अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़कर, क्योंकि उसके लिए तो अभी अलग से हम लिखेंगे, उनको छोड़कर, उनको छोड़कर, पी ब्लॉक की अक्रिय गैसों को छोड़कर। तो अब यहां पर जरा उस क्वेश्चन को वापस से डील करते हैं। ठीक है, हां जी, अब जरा देखो 55 नंबर पर सीजियम आ गया, 12 नंबर पर मैग्नीशियम आ गया, 18 नंबर पर आर्गन आ गया और फिर 53 नंबर पर आयोडीन आ गया। तो यार ये आर्गन एक अक्रिय गैस है, इस वजह से ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, 13 नंबर पर एल्यूमिनियम आता है, 33 नंबर पर आर्सेनिक आता है, 54 नंबर पर जिनोन आता है और 83 नंबर पर कोई आता होगा, हमें नहीं पता। 80 नंबर पर मरकरी आता है, याद है जिंदगी कैडबरी होगी, टुकड़े टुकड़े में देखो जिंदगी कैडबरी होगी, मैंने कहा था इसका भी याद रखना। 30 18 जोड़ दो 48, 32 जोड़ दो 80, फिर 3 कदम आगे बढ़ जाओ। थोरियम, फिर सुनो प्रभु, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बी के 83 पर बिस्मित आ गया, आया ये बिस्मित आ गया, ये बिस्मित आ गया, बी आ गया। सब आवर्त सारणी का ही खेल है, आवर्त सारणी याद है, सब याद है। वरना लिथियम, लिथियम 3 नंबर पर, आर्सेनिक ये आ गया, 53 नंबर पर आयोडीन आ गया और 87 नंबर पर फ्रांजियम आ गया, एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में भी है और पी ब्लॉक वाले भी इसमें, ये हो जाएगा ऑप्शन। हाँ जी, 22 नंबर टाइटेनियम डी ब्लॉक का नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी मगर काम की बातें आपके बहुत, देखो इन क्वेश्चन से आपको क्या हो रहा है, याद करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। यार अगर मेरे को वो याद है तो ये हो जाएगा, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कम से कम 5 बार आवर्त सारणी लिख लिख करके याद कर लो, ऐसा कर लो कि आपके फिंगर टिप्स पे हो। जैसे तुम त्रिकोणमितीय अनुपात याद करते हो, फिजिक्स में काम आते हैं ना तुम्हारे, याद नहीं होते दिक्कत आती है, तो वैसे यहां पर। ओके, तो ये वाली बात क्लियर हो गई, प्रतिनिधि तत्व क्लियर। अब अगला दूसरा अक्रिय गैसें। पहला प्रतिनिधि तत्व के बारे में बताया इन्होंने, दूसरा अक्रिय गैसों के बारे में। अक्रिय गैसें जिनका बाह्यतम S और बाह्यतम P कक्षक पूर्ण हो, जिनका बाह्यतम बाह्य कोश का S एवं P उपकोश पूर्ण हो, पूर्ण हो, वो अक्रिय गैस है। अरे क्या बात है, हाँ 1 मिनट पकड़ो। हाँ जी, अक्रिय गैस, हाँ जी, अरे आइए आप स्क्रीन पर आइए आज सामने, अरे आओ आओ आओ। यार आज हमारे अपने डाउटनेट ऑफिस में जो कंप्यूटर जी है ना बेटा, उनकी आज लड़की हुई है, तो आज वो यहां पर रसगुल्ले खिलाने लाए। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, रसगुल्ले खाने हैं आपको, रसगुल्ले खाने। तो आज वो पापा बन गए, आज वो पापा बन गए, पापा बन गए तो आज वो रसगुल्ले लेकर आए। तो यार पहला रसगुल्ला हमारे रसगुल्लों के लिए। हाँ जी, बुलाइए यार, शर्मा रहे हैं यार, इधर आइए आइए आइए। कंप्यूटर जी यार आज तो चेहरा दिखा दो यार, अरे आज तो चेहरा दिखा दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, तो ये है वो पापा जी, ठीक है, जिनके लड़की हुई है। तो यार पहला रसगुल्ला तो इनके लिए बनता है। अरे खाओ खाओ खाओ, आप खाइए। अरे वो मैं तो खा लूंगा, मैं तो खा लूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। लो
तो ये थे कंप्यूटर वाले, ये डाउटनेट वाले भैया, ठीक है। हाँ तो हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो। पता है घर में लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है, छोटी लड़कियां, क्योंकि पता है मेरे भी मैं और भैया हैं, ठीक है, मतलब कोई लड़की नहीं है, मतलब बहन नहीं है। तो अभी जो मेरे भतीजी हुई थी ना, बहुत अच्छे से, बहुत लाड प्यार से रखता हूँ मैं उसको। जब भी यहां से जाता हूँ तो उसके लिए ड्रेसेस वगैरह लेकर जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वापस से टॉपिक पर आते हैं बेटा, अक्रिय गैसें। और पता है जब छोटी लड़कियां रहती है ना बेटा, मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, घर एकदम खुशहाल रहता है, लड़ाई झगड़े ही नहीं होते हैं, ठीक है। पहले जब मतलब कुछ टाइम पहले मतलब घर में थोड़ी बहुत तो चलती रहती चीजें, लेकिन जब से वो ये ना, एक दिन ऐसा नहीं गया, एक दिन भी ऐसा आया हो शायद, जिस दिन ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मन मुटाव हो गया हो, कभी नहीं हुआ, ठीक है। उसको देख करके ना एकदम बढ़िया से खुशहाली रहती है, तो अच्छा लगता है। हाँ तो आई होप आपके भी घर में ऐसे बढ़िया खुशहाली रहे जैसे सबके घरों में रहती है, ठीक है, ओके। हाँ बाह्य कोश का एस और पी उपकोष पूर्ण हो तो वो अक्रिय गैसों की कैटेगरी में आता है। अब अक्रिय गैसों की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जैसे कि देखो उदाहरण, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जिनोन हो गया, रेडोन हो गया, और अभी नया तत्व इसमें जुड़ा गया ऑग्निसन। इन सबके अंदर अपना बाह्यतम एस और बाह्यतम पी कक्षक भी पूर्ण होता है, ठीक है। और हीलियम, उसके अंदर एक ही कक्षक होता है 1s, वो भी पूरा होता है, ठीक है। इसलिए हम इसके अंदर हीलियम को भी ऐड करेंगे, तो ये भी एक अक्रिय गैस होती है। तो ये अक्रिय गैसें हो गई। अब तीसरे नंबर पर आता है बेटा, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? हमने पढ़ा है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। काहे कहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? वे तत्व जिनका मूल अवस्था में, मतलब बिना आवेश वाली अवस्था में, वे तत्व जिनका मूल अवस्था या उत्तेजित अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो। क्या बोल रहा हूं? वे तत्व जिनका मूल अवस्था में या उत्तेजित अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो लिख लो, वे तत्व जिनका मूल अवस्था में, मूल अवस्था एवं उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, डी कक्षक अपूर्ण हो, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए सभी संक्रमण डी ब्लॉक के तत्व, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। सभी संक्रमण तत्व, भाई जितने भी संक्रमण तत्व ना सिर्फ डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, सिवाय जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ करके। उनका डी कक्षक भरा होता है, मूल अवस्था में भी और आयनित अवस्था में भी। सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के होते हैं, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय,
इनके अलावा मतलब इनके बिना, ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, एक्सेप्ट इनको छोड़ करके, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका डी कक्षक पूर्ण होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं बोलते, बाकी सभी को संक्रमण तत्व बोलते हैं। ये हो गया। अब आगे, ठीक, हाँ जी, फोर्थ, अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनके अंदर N-2 F उपकोष अपूर्ण हो, ठीक है। इनमें तो क्या देखा हमने, जिनका डी कक्षक अपूर्ण हो, और अंतः संक्रमण जिनका F कक्षक अपूर्ण हो, F ब्लॉक के तत्व, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वे तत्व जिनका F उपकोष अपूर्ण हो, ठीक है। बस इतना लिख लो, संक्रमण तक ध्यान रखना, ये इतना काम आता नहीं है। हाँ जी, तो यार प्रतिनिधि तत्व क्या होता है ये जान लिया, ये हमारे लिए जानने की चीज थी क्योंकि क्वेश्चन था इस पर। फिर बाकी अक्रिय गैसें, ये होती, अक्रिय गैसें कैसे पहचानते हैं, जिनका S और P कक्षक पूर्ण भरा होता है, ठीक है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP6, S पूरा P पूरा भरा होता है, हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम में तो सिर्फ एक ही कक्षक होता है 1s, उसका द्विष्टक होता है। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया, डन। ये 4 वर्गीकरण बोहर ने बताए, ये 4 वर्गीकरण बोहर ने बताए। अब एक चीज अलग से 2 नोट लिखेंगे यहां पर। नोट नंबर 1, पहला, प्रारूपी तत्व। प्रारूपी तत्व ये किसने कहा जाता है, ठीक है। कुछ कुछ छोटे छोटे तत्व जो बार बार बीच बीच में आएंगे, तो इसलिए इनको देख लेते हैं। पहला, प्रारूपी तत्व। प्रारूपी तत्व कहा जाता है तीसरे आवर्त के तत्वों को। किसको, तीसरे आवर्त के तत्वों को, थर्ड आवर्त के तत्व, अक्रिय गैस को छोड़ करके थर्ड आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहते हैं, प्रारूपी तत्व कहते हैं, ठीक है। आर्गन को छोड़ करके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनको बोलते हैं प्रारूपी तत्व, ध्यान रखिएगा। और एक परायूरेनिक तत्व, परायूरेनिक यूरेनिक तत्व, यूरेनियम के बाद आने वाले, भाई यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं, ठीक है, उन तत्वों को परायूरेनिक तत्व कहते हैं, क्योंकि उन सबका निर्माण ना हमने यूरेनियम से, उनसे मिलकर किया है। यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ तत्वों से मिलकर करवाया है, ठीक है। वो सब मानव निर्मित है, वो लैब में बनाए गए हैं, ठीक है। तो परायूरेनिक तत्व क्या होता है बेटा, यूरेनियम 92, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। याद रखना, तुम्हारे फिजिक्स में भी काम आएगा ये, जब तुम न्यूक्लियर नाभिक वाला चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में, जिसमें परमाणु भट्टी के बारे में पढ़ोगे। यूरेनियम, यूरेनियम के पश्चात परमाणु क्रमांक 112 तक, परमाणु क्रमांक 112 तक, ठीक है, जनरली 112 तक के तत्वों को परा यूरेनिक
तत्व कहा जाता है, कहा जाता है। ये सभी मानव निर्मित होते हैं, ठीक है, इनको लैब में बनाया गया है। यूरेनियम के पश्चात परमाणु क्रमांक 112 तक आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? परा यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। कितने? 112 माइनस 92 20। ये लिख लो। ठीक है, ये हो गया जैसे कि क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ, यूरेनियम परमाणु क्रमांक के 92 आवर्त सारणी का अंतिम प्राकृतिक तत्व है, मतलब लास्ट नेचुरल एलिमेंट है। इसके बाद सब मैन मेड है। यूयूबी अनबाह्यम 112 हाल ही में खोजा गया आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है। ओके, तो आवर्त सारणी में परायूरेनिक तत्वों की कुल संख्या होगी। तो अंतिम तत्व अगर ये 112 को बोल रहे हैं और 92 के बाद आने वाले सारे तत्व इसमें आते हैं तो कितने आ जाएंगे? 20। परायूरेनिक तत्व हो गए 20। तो हो गया क्वेश्चन, ऐसे करना था। क्लियर हो गया? तो यूरेनियम के पश्चात आने वाले तत्व सब मैन मेड हैं, ठीक है, उनको लैब में बनाया गया है, आर्टिफिशियली उनको बनाया गया है। ठीक है, तो उन तत्वों को हम क्या बोलेंगे? परायूरेनिक तत्व बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि यार लास्ट तत्व का परमाणु क्रमांक 112 है तो परायूरेनिक तत्वों की संख्या कितनी होगी? 92 माइनस कर दो, वो टोटल में से आ जाएगा। ये हो गया। ओके, तो ये छोटी छोटी जानकारियां मुझे देनी थी, ये मैंने आपको दे दी। अब आगे बढ़ते हैं, इन जानकारियों से ऊपर उठते हैं। हाँ, अब आएगा बेटा आपके अगला टास्क। आवर्तिता क्या होता है एक बार देख लेते हैं। वैसे इतना तुम्हारे कोई काम में आना नहीं है, कौन सी तुम 11th पढ़ रहे हो। आवर्तिता मतलब रिपीटिशन, एक निश्चित अंतराल के बाद चीजों में पुनरावृत्ति होना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हम लिथियम से चले आगे 1:2s1 लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का बाइतम कोश का विन्यास 2s1, फिर कुछ टाइम बाद 3s1 आएगा, फिर कुछ बाद 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिपीट होने लगता है बाइतम कोश का, जिससे क्या होता है? तत्वों के गुणों में भी रिपीटिशन स्टार्ट होने लग जाता है। तो उसी को बोलते हैं आवर्तिता, पीरियोडिसिटी, कि एक नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होना। खत्म। आते हैं अपने काम की चीज पर। परिरक्षण प्रभाव, हेडिंग डाल लो, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। या शील्डिंग इफेक्ट, शॉर्ट में SE, शॉर्ट में S.E। ठीक है, तो बार बार कोई ना पूछे कि SE क्या होता है, सर SE क्या होता है, सर मैं नहीं आया था पिछली क्लास में, से करते हैं बहुत सारे। हाँ जी, लेकिन मुझे क्या, मैं तो कमेंट ही ऐड करके रखता हूं तुम्हारे। ठीक है, SE। ओके, अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है बेटा। यह है हमारा नाभिक है। शील्डिंग मतलब रक्षा करने वाले, अंदर घुसने से रोकने वाले। जैसे कि राजा होता है, राजा के क्या होती है? आसपास सेना होती है। क्यों होती है? ताकि कोई आक्रमण करे तो उससे वो लड़ने में काम में आए, उसकी रक्षा करने में काम में आए। तो शील्ड बना के रखता है राजा, हमेशा अपने चारों ओर शील्ड बना के रखता है। जैसे कि मोदी जी जब जाते हैं कहीं से तो उसके आसपास गार्ड्स होते हैं, अलग अलग एकदम बढ़िया से अच्छे से हाई लेवल वाले गार्ड्स होते हैं जो उसकी सेफ्टी के लिए लगे होते हैं। कोई नेता आ रहा है, कोई भी पब्लिक, कोई भी सेलिब्रिटी आ रहा है, उसके आसपास गार्ड्स होते हैं, तो वो शील्ड का काम करते हैं, अंदर घुसने से रोकना। कोई जबरदस्ती सर ऑटोग्राफ है उधर फेंक देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर ये शील्ड काम आती है। तो ये नाभिक है, ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, ऐसे मान लो बहुत सारे कोश है परमाणु के चारों ओर। ये इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई एक कक्षा का इलेक्ट्रॉन है।
अब नाभिक पर धनावेश, इस पर ऋणावेश है या नहीं? नाभिक पर धनावेश, इस पर ऋणावेश, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या आकर्षण? आकर्षण। विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। हाँ या ना? लेकिन बोलते ना अपने ही लोग हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, बाहर वाले को तो पता ही नहीं है ना। अपने ही लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हाँ या ना? आपको अगर कोई काम करने से रोकेगा तो वो आपके अपने ही होंगे। कोई बाहर वाले अमेरिका में बैठे हुए लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अरे यार तू क्यों कर रहा है यार, ठीक है? या जलेंगे तो अपने आस पड़ोस के ही जलेंगे। तो यार इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से मिलना था, लेकिन बीच में कौन बैठा हुआ है? आओ आओ मुन्ना आओ, हमसे तो टैक्स कटवा के जाओ। हाँ या ना? समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, पढ़ा होगा, प्रकृति का नियम है। हाँ या ना? क्लियर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो यहां पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, बाह्यतम कोश और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, कि हम अंदर नहीं आने देंगे। समझ में आया? तो इस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण किसका लगेगा? इसको कौन अंदर जाने से रोकेगा? अंदर वाले और इसके कोश वाले। बाहर वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन पर विचार कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन पर विचार कर रहा हूं, तो यार इसके बाहर भी भले कोश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका परिरक्षण कुछ नहीं होगा। अब तो अंदर घुस गया ना, अब तो आगे वाले रोकेंगे। जब अपन कोई गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, धर 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 मारते हुए निकल जाते हैं ना, अब बाहर वाले से तो क्या मतलब? अब मुझे आगे वाले लेवल पे जाना है। अब यहाँ पे ये खड़े हैं, फिर आगे हाथी, फिर घोड़े, फिर ऐसे, फिर राजा के बढ़िया बढ़िया सैनिक, कमांडोज, फिर राजा, ऐसे होता है ना। तो इन सब को मतलब ही नहीं। परिरक्षण अंदर वालों से करेंगे, अंदर वाले बाहर वाले का परिरक्षण करेंगे, या उसके कोश वाले करेंगे, ठीक है? तो बाहर वालों का कोई मतलब नहीं होता परिरक्षण। पहली बात तो ये। तो परिरक्षण समझ में आ गया? तो सिंपल सा लिख लो फटाफट से, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन एवं बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य का प्रतिकर्षण बल ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव SE कहलाता है, SE कहलाता है। जितना ज्यादा परिरक्षण होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलेगा, और इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो आकार बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि परिरक्षण प्रभाव SE बढ़ने पर आकार बढ़ता है। अगर ये बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? मतलब परमाणु का आकार कहीं ना कहीं परिरक्षण प्रभाव के समानुपाती है। पहली बात, छोटी छोटी जानकारियां बहुत काम आएगी आपके। हाँ या ना? अगली बात, परिरक्षण प्रभाव को समझने के लिए हम एक नियतांक पढ़ते हैं, परिरक्षण नियतांक। परिरक्षण, अच्छा एक और चीज, उस पर भी आएंगे, पहले एक और चीज देख लेते हैं। परिरक्षण प्रभाव का क्रम। यार किस कक्षक के इलेक्ट्रॉन ज्यादा परिरक्षण करेंगे? आओ चले बात करें। किस कक्षक के इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेंगे कि तू तो अंदर जाए मत, मैं हूं S के, फिर P के, फिर D के, और F के तो परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। D और F का तो बहुत कम होता है, बहुत कम। सबसे ज्यादा S का, फिर P का, D का, और F का तो बहुत कम। परिरक्षण प्रभाव, S वाला सबसे बढ़िया सैनिक, ये फिर उससे कमजोर, ये बहुत कमजोर, और ये बहुत एक भाला पकड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी आगे से उड़ा जाएगा। तो ये कैसे?
भेदन क्षमता के आधार पर। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक एस पी डी एफ में से एस सबसे नजदीक होता है, तो जो नजदीक होगा वो अंदर बिल्कुल नहीं घुसने देगा। भेदन क्षमता के आधार पर, कक्षकों की भेदन क्षमता के आधार पर, कक्षकों की भेदन क्षमता के आधार पर ये बताया है के आधार पर ये ऑर्डर आता है। समझ में आ गया? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा, ठीक है। और परिरक्षण प्रभाव के लिए हम एक परिरक्षण नियतांक सिग्मा पढ़ते हैं जो काम आएंगे। अगली बात, परिरक्षण प्रभाव को परिरक्षण नियतांक सिग्मा, क्या सिग्मा से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं। खत्म बात, ये हो गई। छोटी छोटी जानकारियां जो जाननी चाहिए आपको, और कुछ नहीं। ये हो गया भैया सिग्मा का काम, परिरक्षण नियतांक का काम। हमने ये समझ लिया परिरक्षण ज्यादा होगा तो आकार बड़ा होगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। दैट्स इट, ओके, सॉर्टेड। अब आगे दूसरी परिभाषा, परिरक्षण प्रभाव के बाद प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन शॉर्ट ZEFF, जेड इफेक्ट या जेड स्टार। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल सी बात है बेटा। फिजिक्स पढ़िए तुमने? पढ़िए, तो बस फिजिक्स लगाते हैं। माना कि यह एक सतह है, इस सतह पर एक लकड़ी का गुट्टा रखा हुआ है, हाँ या ना? इस गुट्टे को रोहन खींच रहा है अपनी ओर, ठीक है, 20 न्यूटन के बल से, लेकिन पीछे की ओर 2 न्यूटन का बल। कोई ऐसे अपन कोई चीज खींच रहे होते ना, अचानक से कोई पकड़ लेता है कि अब खींच के बता, अब खींच के बता, अब खींच के बता, ठीक है। 2 न्यूटन के बल से सोहन ने इधर पकड़ा हुआ है इसको। तो बताओ परिणामी आकर्षण कितना होगा, परिणामी बल कितना होगा? भैया 20 इधर, 2 उधर, तो परिणामी इधर 20 - 2 18। बस, तो वही बात है। यहाँ पे नाभिक भैया बैठे हुए हैं, खट 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 खट, बहुत सारे कोश है। ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आना चाह रहा है, नाभिक उसको खींच रहा है, तो नाभिक का बाह्यतम कोश पर लगने वाला आकर्षण नाभिकीय आकर्षण। लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना मुन्ना ना, ऐसे ना जाने देंगे, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन ने कहा हम तो जाके रहेंगे। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे, हम यहां से यहां आ सकते थे। ये रोक रहे ना, तो चाहेंगे हम तो आएंगे, तुम रोक लो जितना रोकना है। तो भैया आकर्षण और ये प्रतिकर्षण का माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा, आपके पास परिरक्षण आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कहने की बात यह है, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला परिणामी आकर्षण बल, सिग्मा को माइनस करने के बाद जो बचा वो कहलाता है आपका परिरक्षण प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? नाभिक एवं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले परिणामी आकर्षण बल, लगने वाला परिणामी आकर्षण बल,
जेड इफेक्ट होता है। नाभिक में कौन है जो खींच रहा है? प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटोनों पे क्या है? धनावेश। कितने प्रोटॉन होते हैं? जितना कि जेड होता है परमाणु क्रमांक। नाभिक में कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं? जितने की उसका परमाणु क्रमांक है। और ये तो आकर्षण आकर्षण हो गया, क्या कुछ प्रतिकर्षण भी हो रहा है? हाँ, सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। जेड नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, ये प्रतिकर्षण बल बराबर जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा। बोलो ना यार, जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा। हाँ, जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। सिग्मा क्या है? परिरक्षण नियतांक। खट 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 खट। समझा कि नहीं समझा? बोलना बदला बच्चा, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो यहां पर एक आध क्वेश्चन होगा। आजा आजा आजा, हाँ जी आ गया। प्रभावी नाभिकीय आवेश के लिए सूत्र होता है जेड माइनस सिग्मा, न कि जेड प्लस सिग्मा, न जेड गुणा सिग्मा इनवर्स, न जेड गुणा सिग्मा। ठीक है, अगला, हाँ जी, ये आगे देख लेंगे। ये क्लियर हो गया बेटा, जेड माइनस सिग्मा। ओके, अब यहां पर इस सिग्मा की गणना कैसे करी जाती है? एक बार सिग्मा पता चल जाए, सूत्र में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर हम लिख लेते हैं जहां जेड क्या है, वरना पूछेंगे कोई सर ये जेड क्या है? जेड फॉर जेब्रा? नहीं बेटा, जेड फॉर परमाणु क्रमांक। हाँ जी, और सिग्मा मतलब सिग्मा परिरक्षण नियतांक। अब इसके लिए सिग्मा की गणना करने के लिए एक नियम होता है स्लेटर रूल। स्लेटर रूल हम पढ़ने वाले, भी टाइम है अपने पास, पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है स्लेटर का नियम, सिग्मा की गणना। सिग्मा की गणना, स्लेटर रूल, स्लेटर का नियम। स्लेटर का नियम। अब स्लेटर ने क्या बोला कि यार देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। इसको कोई परिरक्षण इसमें कोई परिरक्षण बल लगेगा? भाई ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन है रोकने वाला? इस पर किसी का परिरक्षण नहीं लगता। हाइड्रोजन के ऊपर तो परिरक्षण प्रभाव जीरो है। एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले के लिए तो परिरक्षण प्रभाव जीरो है। ठीक है, अगर यहीं पर ये हीलियम हो जाता, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित तो करेंगे भैया। ठीक है कि नहीं है? है। तो जरा देखो ध्यान से, इसके लिए परिरक्षण प्रभाव की जो गणना करके हमें बस वैल्यूज ध्यान रखनी, हमें बस वैल्यूज ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से इसकी गणना। ठीक है, 1s कक्षक के लिए इसका मान 0.30 होता है। सिर्फ वो हीलियम के लिए निकालने में काम आएगा। कितना? हीलियम के लिए कितना मान होता है इसका? 0.30, बस और कुछ नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण, हीलियम दे रखा है 1s2 के लिए जेड इफेक्ट का मान ज्ञात करो। हीलियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए
जेड इफेक्ट ज्ञात करें। जैसे कि ये क्वेश्चन आया, अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लूं तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहा है, बस खत्म बात। तो यार Z इफेक्ट बराबर होता है Z माइनस सिग्मा। Z का मान 2 परमाणु क्रमांक, सिग्मा एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण कितना लगता है 0.3। दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक खुद और एक दूसरा वाला इस पर धक्का लगाएगा, एक मुक्का लगा रहा है वो 0.3 का, तो 0.30 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1.70। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये आ गया Z इफेक्ट। इसके लिए बोलो कर लिया, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। ये ऐसे निकालते हैं बेटा, हाँ सिग्मा का मान है ये। ओके, अब देखो ध्यान से, अब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के लिए कैसे निकालते हैं सिग्मा के लिए, बात आइए जरा उसको समझते हैं। उसका बाकियों के लिए एक सूत्र लिख लेते हैं, मस्त बिंदास शानदार वाला, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अन्य के लिए, वैसे तो इसके लिए अलग अलग टुकड़ों में लिखवाते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूं, एक ही बार में काम खत्म। बहुत सी जगह लिखा होगा कि भैया NS और NP कक्षकों के लिए सिग्मा, बाह्यतम कोश के लिए 0.35, फिर 0.85, 1 ऐसे कुछ लिखवाते हैं, बकवास सा। अपन डायरेक्ट सिग्मा का एक फॉर्मूला लिखेंगे। अन्य के लिए सिग्मा ज्ञात करना है तो क्या करना है, 0.35 को गुणा करना है nवें कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है -1 कर दो, क्योंकि एक को छोड़ करके बाकी उस पर प्रतिकर्षण करेंगे। जैसे कि मान लो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बेचारे एक को कितना प्रतिकर्षित कर रहे होंगे 4, क्योंकि चारों पे इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश है ना। तो देखो ध्यान से, 0.35 गुणा nवें कोश में इलेक्ट्रॉन -1, एक छोड़ करके बाकी सब उसको प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस 0.85। अब एक अंदर वाले कोश की बात करें, एक अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण होता है 0.85, इसमें सब प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि सब दुश्मन है, अंदर वाले कोश के जितने होंगे सब लड़ाई करेंगे मेरे से। तो 0.85 इंटू n-1 वे कोश के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा, n-1 में आ गया। फिर एक गुणा जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन बच रहे सबको, ठीक है, एक गुणा आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन, शेष आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन, शेष आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, कोशों के इलेक्ट्रॉन, यह सूत्र लगा दो, सिग्मा का मान आ जाएगा। यह सूत्र लगा दो, सिग्मा का मान आ जाएगा। यह सूत्र लगा दो, सिग्मा का मान आ जाएगा। करके बताऊं? नहीं, एक बार करके दिखाऊं। जैसे कि देखो ध्यान से, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, ठीक है, उदाहरण, कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट की गणना करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट होगा, तो सिग्मा ज्ञात कर ले, परमाणु क्रमांक 20 है, 20 माइनस कुछ करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। बोलो तैयार हो? सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा nवें कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1वें कोश में कितने और आंतरिक कोश में कितने। यस और नो? ओके, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने पकड़ लिया कैल्शियम को। कैल्शियम आता 20 नंबर पे, 1s पहला कोश, 2s 2p दूसरा कोश,
फिर 3s 3p तीसरा कोश, और 3d तो आता ही नहीं है, 4s आता है। तो ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा। ऐसा ही है बेटा, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो nवा कोश कौन सा हुआ? ये हुआ आपका nवा कोश, ये n-1वां कोश, और ये बाकी आंतरिक कोश। ये सारे के सारे एक जैसा ट्रीट करेंगे इनको। तो सिग्मा की गणना कर ले, तो सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन है बाइटम कोश में? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी सब, भाई एक को छोड़ करके बाकी जितने भी उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो 0.35 गुणा nवे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 माइनस 1 कर दो, प्लस 0.85 n-1वें कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8। समझ में आया? प्लस आंतरिक कोशों में जितने भी उसको 1 से गुणा कर दो, 18 होगा, शायद 10 होगा, 2 2 6 10। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो ये कितना हो जाएगा? 0.35 8 8 पंजे 40, हाथ लग गए 4, 8 × 8 64 64 और 4 68 6.80, और ये आ गया 10। इसको काउंट कर लो, 16.8 16 में 3 जोड़ो, 16.8 17.15 ऐसा कुछ मान आ रहा होगा ये, ठीक है। 10 प्लस 6.8 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 0.35, ठीक है, 5 1 हाँ 17.15। एक बार कोई गलती ना हो ना, इसलिए कर लेना चाहिए। 17.15 आया, 17.15 आया, आ गया। तो सिग्मा आ गया, तो जेड इफेक्ट आना आसान है ना। हाँ जी, तो जेड इफेक्ट जेड माइनस सिग्मा, तो 20 माइनस 17.15 ये कर देंगे। तो इसको घटाओ, 20 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2.85 2.85 आ जाएगा, 2.85 आ जाएगा। बोलो, ये सिग्मा की वैल्यू है। क्या बेटा ये निकालना आया? बस इतना बता दो, ये आ गया 2.85। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए तो कर सकते हो। टाइम बाकी है बेटा, बाकी है। अरे क्लियर हो गया? हमें ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, काम हो जाएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई शर्म नहीं आएगी, सब हो जाएगा। एस ब्लॉक के तत्वों का आकार बड़ा होता है, बिल्कुल होता है बेटा। हिमांशु, ठीक है, आ गया। 2 लेक्चर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? पूजा बेटा, पहले तो आपके नाम की स्पेलिंग सही करो, PUJ नहीं होता है, POOJ होता है। सिग्मा वापस बता दो यार, सिग्मा में तो कुछ भी नहीं है ना। पहले तो ये सिग्मा का नियम है, देखो 1s कक्षक जिसमें सिर्फ 1s ही कक्षक है, उसके बाद कुछ नहीं है। 1s के बाद सब खाली है। 1s के लिए 0.30 होता है, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ठीक है, ऐसे कर ले। हाँ जी, ओके। अरे यार, चौथा कोश सबसे बाहर वाला, उसके एक अंदर वाला n-1 यार इस बाहर वाले को ये सब रोकेंगे ना, 8 के 8 रोकेंगे। भाई अंदर नहीं आ सकता, अंदर हम खड़े हुए, हमसे पहले लड़ना पड़ेगा। हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन वाले पे होता है बेटा, ठीक है। जिसके लिए वो पूछ रहा है ना, उसके लिए मैंने चिल्ला के बोला अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तुम्हें अंतिम पे निकालना है, ठीक है। ओके 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 बेटा, 12th भी करेंगे स्टार्ट, पहले इसको खत्म कर लेना। अरे कौन सा बीच वाला गलत कर दिया यार, इसमें देखना 8 इलेक्ट्रॉन है, 0.85 को 8 से गुणा करना, कितना आएगा? 6.8 आएगा ना। खट 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 सोल्व हो जाएगा। ऐसे इनको कर सकते हो। आई होप आप
कर सकते हो इनको अच्छे से, बस एक सूत्र और लिखवा दो। हाँ जी, एक सूत्र और लिख लो यार, डी एवं एफ कोश के लिए सिग्मा ज्ञात करना हो तो अगर डी और एफ के लिए सिग्मा की गणना कर, जैसे कि आपसे बोला जाए कि 3D कक्षक में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की गणना करो, या 4F कक्षक में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की गणना करो, तो और सिंपल फॉर्मूला क्या है सिग्मा ज्ञात करने का, 0.35 इंटू डी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, डी या एफ, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, एन डी या एन एफ में इलेक्ट्रॉन -1 प्लस 1 इंटू आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन, सबको फिर 1 से गुणा करना है, आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन, जिस डी की या एफ की बात कर रहे हैं उसको 0.35 से गुणा करना है, बाकी सबको 1 से गुणा करना है, काम खत्म। हाँ जी, ये खत्म, बाकी फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, बाकी आप अपने क्लास में पढ़ेंगे। सर थर्ड भी आपने उल्टा लिखाया है, अरे थर्ड ए होता है बेटा 13वां और थर्ड बी होता है बेटा 3रा, ठीक है। सर आप टेलीग्राम पे मैसेज क्यों नहीं देखते? जोश बटलर यार, मैं तो सोच रहा हूं कि मेरे टेलीग्राम का एक्सेस ना किसी को दे दूं ताकि वो तुम्हारे मैसेज के जवाब दे दे, ठीक है। जब पता है मेरे दोस्त आए थे ना तो उन्होंने देखा कि इतने सारे मैसेज, अब इतने सारे मैसेज में देखता हूं ना उसमें धड़ 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 कम से कम लगभग 500 600 700 मैसेज है बेटा उसमें। अब एक साथ इतने सारों के मैसेज किस किस के मैं जवाब दूं? डेली में कुछ, कल भी मैं पता है 1 घंटे बैठ करके मैंने व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब दिया है। तुम में से बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा होगा, उनके मैंने जवाब दिए, ठीक है। वो मेरे से पूछ रहे कि भाई हमें 500 रुपए दे देना, हम सारे के जवाब दे देंगे, ठीक है। यार इतने सारे मैसेज के ये वो जवाब क्वेश्चन आते ना बेटा, नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ जी, तो यार ये हो गया, बाकी फिर अगली क्लास में देखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे बेटा सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, थैंक यू, वंदे भारत।